हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड रोड मैप टू बिकम डेटा एनालिस्ट इन 2023। इस रोड मैप को हमने 7 स्टेप्स एंड 3 मंथ टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंसीडर किया है। अगर आप इस रोड मैप एंड इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन जाओगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी सबसे पहली स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज एज ए डेटा एनालिस्ट आपको डेटा इन्वायरमेंट में काम करना होता है एंड आपके पास काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं। तो आपको उस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है। अगर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट आती है और वो हमको क्लियर नहीं होती है, तो हम ट्राई करते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करें एंड उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से डिस्कस करें, उसकी फिजिबिलिटी को डिस्कस करें। तो उस डिस्कशन के लिए काफ़ी बार ऐसा होगा कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो यूके यूएस साइड होते हैं या आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो उस टाइम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन पे सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि हम अगर सबसे पहले कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे एंड हम 3 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअस 2 आवर अ डे और 1 आवर अ डे अगर हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, लिसनिंग की, तो हमारी कम्युनिकेशन 3 मंथ के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में कम्युनिकेशन स्किल मेंशन किया है कि हमको हमारी जर्नी कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट करनी होती है। देन टेक्निकल पार्ट पे सबसे पहले हमको एमएस एक्सेल सीखना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एमएस एक्सेल में इनकी कुछ बेसिक्स होता है अंदर, बट ट्रस्ट मी, एमएस एक्सेल बहुत अंडररेटेड टूल है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस। एमएस एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी के साथ डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, समराइज कर सकते हो एंड विजुअलाइज कर सकते हो। तो एमएस एक्सेल आपको बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे भी एड ऑन टूल्स अवेलेबल है, लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिनके थ्रू आप काफ़ी आसानी के साथ डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ तक कि एमएस एक्सेल के अंदर बेसिक डेटा मॉडलिंग, बेसिक डेटा अल्गोरिदम बिल्डिंग आप कर सकते हो, बेसिक लीनियर रिग्रेशंस के फंक्शंस, को रिलेशंस के फंक्शंस, ये सब आप एमएस एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो एमएस एक्सेल आपको बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस और ये काफ़ी वाइडली यूज होता है। तो अगर आप आपका करियर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में बनाना चाहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी करियर की शुरुआत या आपकी लर्निंग की शुरुआत एमएस एक्सेल से करो। जैसा कि मैंने बताया, एमएस एक्सेल में बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स के लिए टूल किट अवेलेबल है, बहुत सारे एड ऑन विजुअलाइजेशंस अवेलेबल है जिनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस रिपोर्ट्स भी बना सकते हो और डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे डेटा विजुअलाइजेशंस अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे आप अंदर कम कॉम्बो या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 विजुअलाइजेशंस भी बना सकते हो। जब आप एमएस एक्सेल में अच्छे हो जाते हो, एमएस एक्सेल में आप फैमिलियर हो जाते हो, तो उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स के साथ किस तरीके से काम करना चाहिए, नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप कलेक्शन ऑफ नंबर में डिफरेंस, वेरिएशन, को रिलेशन या रिग्रेशन पता कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपको काफ़ी एक ओवरव्यू देता है कि आप डेटा से किस तरह की इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना, जैसे कि मीन हो जाए, मोड हो जाए, मीडियन हो जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए, तो बहुत सारे कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसे हैं जो आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जब आप स्टैटिस्टिक्स के साथ फैमिलियर हो जाओ तो उसके बाद आप कोई एक सीक्वल ओरिएंटेड डेटाबेस कर सकते हो बिकॉज सीक्वल बहुत हाईली यूज किया जाने वाला डेटाबेस है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सीक्वल बेस्ड डेटाबेस होते हैं बिकॉज सीक्वल बेस्ड डेटाबेस के अपने ही कुछ अलग अलग फायदे हैं एंड कुछ ड्रॉबैक्स भी है, बट फायदे बहुत ज़्यादा है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई भी एक सीक्वल डेटाबेस स्टार्ट करोगे, अब चाहे आप माई सीक्वल से कर सकते हो, सीक्वल सर्वर से कर सकते हो, ओरेकल से कर सकते हो, पोस्टग्रेस से कर सकते हो,
तो बहुत सारे ऐसे डेटाबेस अवेलेबल है जो सीक्वल बेस्ड है और आप उनका यूज कर सकते हो। जब आप सीक्वल डेटाबेस करोगे तो आपको सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, आप मल्टीपल टेबल्स के साथ किस तरीके से वर्क करते हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना, डेटा को एग्रीगेशन करना, यानी कि अगर आपके पास बहुत वॉल्यूम में डेटा है तो आप उसको किस तरीके से समराइज करोगे। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल टेबल्स के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, किस तरीके से कीज का यूज करोगे। एंड एट द सेम टाइम आप परफॉर्मेंस के बारे में भी देखोगे कि आप किस तरीके से आपकी क्वेरी को स्पीड अप कर सकते हो। तो सीक्वल के अंदर बहुत सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। एंड जब सीक्वल आपका अच्छा हो जाए, सीक्वल पे आप इनफ प्रैक्टिस कर चुके होगे, देन आप मूव कर सकते हो पावर बीआई पे। तो पावर बीआई आज के समय में मार्केट लीडर है फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो पावर बीआई के अंदर आप काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हो। पावर बीआई के अंदर आप बहुत सारे मतलब डेटा के साथ काम कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग कर सकते हो, डेटा को क्लीन एंड प्रोसेस कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग कर सकते हो, मल्टीपल डेटा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्स कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब आप हंड्रेड्स ऑफ डेटाबेस के साथ अलग अलग तरीके के डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो और बहुत आसानी के साथ आप वहाँ पे रिपोर्ट्स बना सकते हो, डैशबोर्ड्स बना सकते हो। एंड बहुत आसानी के साथ आप आपकी डैशबोर्ड को शेयर भी कर सकते हो। पावर बीआई सर्विसेज में बहुत सिंपल ऑप्शंस है रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए, रिपोर्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करने के लिए। तो पावर बीआई आपके लिए काफ़ी एक अच्छा टूल हो सकता है, आप अगर डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हो तो। जब आप पावर बीआई के साथ फैमिलियर हो जाओगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेटा की, डेटाबेस की, डेटा विजुअलाइजेशंस की, डेटा मॉडलिंग की। जब ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आने लग जाएगी तो देन आप उसके बाद उसके एडवांस प्रोसेसिंग के लिए आप पाइथन सीख सकते हो। तो पाइथन में आप अगेन शुरुआत कर सकते हो कोर पाइथन से। बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें सीख सकते हो। आपकी फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, या प्री डिफाइंड फंक्शंस कितने अवेलेबल है, इफ एल्स या जो भी कंडीशनल बेस्ड सिनेरियो होते हैं वो आप कर सकते हो पाइथन के अंदर। उसके बाद आप लाइब्रेरीज सीख सकते हो, बिकॉज पाइथन की सबसे बेस्ट बात यही है कि पाइथन में हर काम करने के लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसा कि अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आपके पास नमपाई जैसी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस काफी आसानी के साथ कर सकते हो। वन लाइनर कोड में आप बहुत कुछ, कोड में बहुत सारा इफेक्टिव कोड या प्रोडक्टिव कोड बना सकते हो। अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डेटा को क्लीन करना है, तो पांडास एक बहुत वन ऑफ द वाइडली यूज्ड लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। तो आप पांडास लाइब्रेरी का यूज करके डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा को वैलिडेशन करना या डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये सब आप पांडास लाइब्रेरी के अंदर कर सकते हो। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन लाइब्रेरी यूज होती है, जिसके अंदर आप काफ़ी इफेक्टिव एंड अच्छे खासे आप जो है विजुअलाइजेशंस बना सकते हो। बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब मैं रिकमेंड करूंगा, बट अगर आप एडवांस विजुअलाइजेशंस बनाना चाहते हो या आप स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो तो सीबॉन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जब इतने सारे की स्किल सेट आप सीख जाओगे, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, एक्सेल आप सीख लोगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, डेटाबेस आप कवर कर दोगे, पावर बीआई आपको आ जाएगा, पाइथन आपको आ जाएगा, तो देन आप आपका रिज्यूम बना सकते हो। रिज्यूम भी आपको ऐसा बनाना होता है हमारे जैसा कि आपका रिज्यूम एटीएस ब्रेकिंग होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है नॉर्मली कंपनीज के अंदर, जैसा कि बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं एक जॉब पोस्टिंग के लिए, हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे आते हैं। तो उन सारे 100 रिज्यूम में से आपका रिज्यूम किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, ये एटीएस ब्रेकिंग रिज्यूम के अंदर कवर होता है। तो आपको ऐसा रिज्यूम बनाना होता है या ऐसे आपके रिज्यूम में कीवर्ड्स यूज करने होते हैं जिसके बेसिस पे आपका रिज्यूम काफ़ी आसानी से और जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सके। उसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजर इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना होता है। और इस तरीके से जब आप ये सारी प्रिपरेशन कर दोगे देन आप उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आप एट द सेम टाइम ऑफ इंटरनेट पे एंड यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल है जिन वीडियोस को देखकर आप एक रेफरेंस पॉइंट देख सकते हो कि क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना होता है। तो अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करोगे, अगर आप आपकी जर्नी कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट करोगे, देन MS एक्सेल पे जाओगे, स्टैटिस्टिक्स करोगे, सीक्वल करोगे,
पावर बीआई करोगे, पाइथन करोगे एंड फाइनल स्टेप में अगर आप आपके रिज्यूम और टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजर और एचआर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी एक आसान सा स्टेप बाय स्टेप आपके लिए प्रोसेस हो जाएगा और एक अच्छा रोड मैप हो जाएगा जो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट आपको जो है देगा। सो अगर इस रोड मैप के रिलेटेड किसी को कुछ डाउट रह गए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स के पोस्ट के लिए एंड डेटा एनालिटिक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नीडफुल लोग हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।